Good morning. This is Dr. Hansa Das, Department of History, निर्मला कॉलेज रांची। जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है ट्रेड एंड कॉमर्स इन अर्ली मिडीवल इंडिया 8th to 13th सेंचुरीज़। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति और टाइम पीरियड है 8वीं से 13वीं शताब्दियों तक। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के आर्थिक विकास में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा योगदान होता है। इस वीडियो में हम इस व्यापार वाणिज्य के 3 पहलुओं की चर्चा करेंगे। पहला, व्यापार वाणिज्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 2 चरणों में, मतलब हिस्टोरिकल फीचर्स ऑफ ट्रेड इन 2 ब्रॉड फेजेस। दूसरा, अंतर्देशीय व्यापार या इनलैंड ट्रेड, और तीसरा समुद्री व्यापार या मैरीटाइम ट्रेड। तो व्यापार किसे कहते हैं? वस्तुओं का संग्रह, वितरण और विनिमय को व्यापार कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में लिटरल मीनिंग देखें उसका, तो व्यापार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे उत्पादन का स्वरूप और उसकी मात्रा, परिवहन की सुविधा, व्यापारियों की सुरक्षा, विनिमय का तरीका इत्यादि। व्यापार में समाज के कई वर्ग संलग्न होते हैं, व्यापारी, किसान, कारीगर इत्यादि। यहाँ तक कि राजनीतिक अधिकारी भी व्यापार में रुचि रखते हैं, क्योंकि व्यापार राजस्व का एक मुख्य स्रोत होता है। अब हम इस वीडियो के पहले स्टेज पर आते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है 2 चरण जिनमें व्यापार और वाणिज्य को डिवाइड किया है हमने पढ़ने के लिए। तो पहला चरण देखते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है 8वीं से 10वीं शताब्दियाँ और दूसरा है 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। पहले चरण में व्यापार, मुद्रा और शहरी केंद्रों का सापेक्षिक पतन हो रहा था, जो एक बंद अर्थव्यवस्था का प्रतीक थी। दूसरे चरण में व्यापार का पुनः प्रवर्तन हुआ। तो अब आते हैं पहले चरण पे। पहले चरण में मंदिरों और पुजारियों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रचलित थी। साथ ही योद्धाओं और राज्य अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जा रहा था। इस प्रथा के कारण भूमिपतियों का एक पदक्रम या हायरार्की बन गया था। ये लोग किसानों के अतिरिक्त उत्पादन को वसूलते थे और किसानों के पास व्यापार करने लायक कुछ भी नहीं बचता था। इसलिए एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, जहां ज़रूरतें स्थानीय रूप से ही पूरी होने लगी। अब देखते हैं कि पहले चरण में मीडिया ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय के साधन क्या क्या थे। इस काल में कई डायनेस्टीज़, कई राजवंश शासन कर रहे थे, पर उस समय के सिक्के बहुत कम हैं और उनकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही कम है। इसलिए सिक्कों की कमी से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य का पतन हो रहा था। तो पहले देखते हैं कि आंतरिक व्यापार में पतन कैसे हुआ, इंटरनल ट्रेड में कैसे डिक्लाइन हुआ। राजनीतिक सत्ता के विखंडन ने भूमि अनुदान की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। लूट हो रही थी और आने जाने वाली वस्तुओं पर कर का बोझ भी बढ़ गया था। इस वजह से व्यापारी हतोत्साहित हुए। विदेशी व्यापार में भी पतन हो रहा था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम के साथ व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। भारत ने एक बहुत बड़ा बाजार खो दिया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरबों के नियंत्रण से भी व्यापार प्रभावित हुआ। डीके ऑफ अर्बन सेटलमेंट, शहरी केंद्रों का भी पतन हो रहा था और इससे वाणिज्यिक पतन का संकेत मिलता है। व्यापार में पतन की वजह से व्यापारियों को शहर छोड़कर जीविका की तलाश में ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ा। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी जैसे शहरों का पतन हो रहा था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला चरण जो था, इस चरण की वाणिज्यिक गतिविधियों ने लोगों के बजाय मध्यस्थों और सामंतों के हितों का अधिक ध्यान रखा। अब आते हैं फेज़ 2, दूसरा चरण पे, जो है आपका 10वीं से 13वीं शताब्दियों तक। इस चरण में व्यापार वाणिज्य का रिवाइवल या जिसे पुनर्प्रवर्तन कहते हैं वो हुआ। इस काल में कृषि विस्तार, मुद्रा का प्रयोग और बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। वस्तुओं का उत्पादन
अब उपभोग के लिए कम और विनिमय के लिए अधिक होने लगा। शहरी केंद्रों का विकास हो रहा था। इन सब से आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों को फ़ायदा हुआ। दूसरे चरण में जो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री है, कारीगरी और उद्योग, तो कृषि उत्पादन के साथ साथ शिल्प उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही थी। कपड़ा उद्योग बढ़ रहा था, मुख्य रूप से पैथन, कलिंगा और मुल्तान में। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु जो थे वो रेशम के लिए फेमस थे। फिर आपका ऑयल इंडस्ट्री, तेल उद्योग जो है उसमें इजाफा हो रहा था। चीनी गुड़ का उत्पादन हो रहा है, धातु की, चमड़े की वस्तुएं बन रही हैं, लोहे का प्रयोग बढ़ रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग मुद्रा और विनिमय के साधन की बात करें, कॉइन्स एंड मीडिया ऑफ एक्सचेंज, तो धातु मुद्रा के प्रयोग से व्यापार का रिवाइवल हो रहा था, पुनर्प्रवर्तन हो रहा था। अलग अलग तरह के सिक्कों के साहित्यिक और शिलालेखों में प्रमाण है। हालांकि ये सिक्के वज़न में मजबूत नहीं थे। यहाँ पर हुंडी का यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी प्रयोग का हमारे पास एविडेंस है। तो ये था आपका 2 फेजेस। अब लेक्चर का दूसरा भाग में आते हैं, जो है अंतर्देशीय व्यापार या इनलैंड ट्रेड। तो व्यापार की वस्तुएं कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। अनाज, कपड़ा, कारपेट, तलवार, घोड़े, हाथी, जेवर इत्यादि व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थीं। और चीन, अरेबिया, इजिप्ट और यूरोप के साथ व्यापार होता था। इस समय उपभोक्ताओं का एक नया वर्ग उभर कर आया, जिसका विकास भूमि अनुदानों के आधार पर हुआ था। इन पुजारियों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं और साथ ही खरीदने की क्षमता भी। वे वस्तुओं के मुख्य उपभोक्ता थे और ये व्यवस्था साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित थी। अब ट्रेड रूट्स भी थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी थे। सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क था जिसमें कई स्थान आपस में जुड़ गए। इतिहासकारों और यात्रियों ने भी कई व्यापार मार्गों की चर्चा की है, जैसे ह्यूनसांग, बिल्हन, अल्बरूनी इत्यादि ने कई व्यापार मार्गों की चर्चा की है, जिक्र किया है कि वो कहाँ से कहाँ तक गए और कैसे ट्रेड रूट्स भारत में फैले हुए थे। तो 10वीं शताब्दी के बाद का यह एक महत्वपूर्ण विकास था। सड़कों के अलावा समुद्र मार्गों से भी वस्तुओं का विनिमय होता था, जो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। और चूंकि व्यापार राजस्व का मुख्य स्रोत था, इसलिए राजनीतिक अधिकारी व्यापारियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देते थे। अब देखते हैं तीसरा पार्ट ऑफ द लेक्चर, मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार। इस समय समुद्री व्यापार भी तेज़ गति से चल रहा था। पर्शियन गल्फ और साउथ चाइना के बीच बढ़ता हुआ समुद्री व्यापार था। एशियाई व्यापार पर अरबों का वर्चस्व था, पर फिर भी भारतीय इस व्यापार में सक्रिय थे। अब देखते हैं कि कमोडिटीज़ एक्सचेंज में एक्सपोर्ट क्या थे, निर्यात क्या थे। सोना, चांदी, तांबा, मसाले, कीमती पत्थर, चावल, लौह उत्पाद इत्यादि। और जो इंपोर्ट्स थे, आयात थे, वो थे घोड़े, डेट्स, आइवरी, कोरल, एमरल्ड्स इत्यादि। तो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के आर्थिक विकास का संकेतक था। पहले चरण में व्यापार का पतन हुआ, पर दूसरे चरण में काफ़ी आयात निर्यात, काफ़ी विनिमय हुआ, जिससे दोबारा से व्यापार वाणिज्य का पुनः प्रवर्तन हुआ। धन्यवाद।